किया। ग्रामीण डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई थी। डॉक्टर की कार पर फायरिंग से दहशत का माहौल है। गठित विशेष टीम ने सफल छापेमारी की। बरकट्टा में ये घटना हुई थी। बड़ी खबर आपको इस वक्त हजारीबाग से बता रहे हैं, जहां रंगदारी और गोली कांड का ये बड़ा खुलासा किया गया। पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार किया है। ग्रामीण डॉक्टर से रंगदारी मांगी गई थी और इसी को लेकर के पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 आरोपी गिरफ्तार किया गया। अब आगे की पूछताछ जारी है। हम लोगों ने तो लगे हाथ पकड़ा है और अपराधियों ने स्वीकार भी किया है और उनकी आवाज को पहचाना है। जो जो पीड़ित हैं, जो वादी हमारे हैं कांड के, उन लोगों ने उनकी आवाज को भी पहचान लिया कि हाँ बिल्कुल इन्हीं का। ये गोली कितने राउंड चलाया गया? गोली 2 राउंड चली थी, बट हम लोगों ने एक खोखा हम लोगों ने घटनास्थल से बरामद किया। और आगे अगर हम लोग इस पर अनुसंधान में और भी कोई कांड अगर इनके द्वारा खारिज किया गया है तो लगातार अनुसंधान में हम लोग लाएंगे और इनको उन कांडों में भी इनको हम लोग रिमांड करेंगे। इसी बीच देखिए, गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां पत्थर माइंस में 2 पक्ष में मारपीट हो गई। विवाद में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पत्थर खदान को लेकर के ये पूरा विवाद हुआ। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। तो जमुआ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया, जहां विवाद में आपको बता दिए, ये तस्वीरें भी आपको देखिए दिखा रहे हैं, जहां किस तरीके से ये विवाद हुआ। उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इलाज जारी है। पत्थर माइंस में 2 पक्ष में यह मारपीट हुई है और विवाद में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तो गिरिडीह से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। पैर में गोली लगा था और साइड से निकल गया तो पूरा ब्लड बह रहा था और एक सीरियस पेशेंट था, उसको भी रेफर कर दीजिए। जी। कितने लोग रेफर हैं? 2 पहले रेफर कर दिए, 4 अभी हैं और इनको ले जाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है और पेशेंट की कंडीशन बहुत सीरियस है। ये सभी कहाँ के रहने वाले हैं? ये कहीं बिहार के रहने वाले हैं। कोई माइंस वगैरह में लड़ाई हुआ है, उसमें इनको साथ मारपीट किया हुआ है। इसी बीच जमशेदपुर से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में आग लगी है। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप ले लिया। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है। आग में करीब 8 से 10 लाख का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग की आशंका जताई जा रही है। आजाद नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया। तो जमशेदपुर से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां देखिए गोदाम में रखा सारा सामान जल करके खाक हो चुका है और आग में करीब 10 लाख तक का नुकसान हुआ है। ये उम्मीद जताई जा रही है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है, ऐसी आशंका जताई गई। आजाद नगर थाना क्षेत्र का ये देखिए पूरा मामला सामने आया है, जहां इलेक्ट्रॉनिक गोदाम में भीषण आग लग गई। शोरूम में बैठे हुए थे हम, तो अचानक से कुछ शॉर्ट सर्किट का ही आवाज़ आया। तो हम जाके गोडाउन में चेक किए तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट से पूरा आग लग चुका था पहले, बट पता नहीं चला था। खोलने के बाद ही पता चला, तो हम खबर किए अगल बगल में, तो वहाँ सब पानी लाके डाला। कुछ फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से भी बुझाया गया। इसी बीच देखिए, सरायकेला से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां सब्जी दुकान में आग लगी है। 5 से 6 दुकानें जलकर के खाक हो गई। शरारती तत्वों ने आग लगाने का आरोप लगाया है और घटना में काफी सामान जलकर के खाक हो गया। 10 जिंदा बकरियां भी जल गई और जल करके बकरियों की मौत हो गई है। कांडरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। तो सरायकेला से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आग का कहर देखने को मिला। धू-धू कर ये आग जल रही है। देखिए 5 से 6 दुकानें जल करके पूरी तरीके से खाक हो गई। सामान के साथ 10 बकरियां भी जल गई हैं और जलने की वजह से उसकी भी मौत हो गई। कांडरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि शरारती तत्वों पर इस आग लगाने को लेकर के आशंका जताई गई है कि कोई शरारती तत्वों ने आग लगाया। अरे लोग अच्छे। इसी बीच देखिए, राज्य से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां झारखंड कांग्रेस के नए सह प्रभारी भूपेंद्र मारावी को मिला है अतिरिक्त प्रभार। आपको बता दें कि बेला प्रसाद के साथ होंगे सह प्रभारी। आदिवासी चेहरा हैं भूपेंद्र। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी को करेंगे सहयोग। तो रांची से आपको इस वक्त की ये बड़ी खबर बता रहे हैं, झारखंड कांग्रेस के नए सह प्रभारी भूपेंद्र को अतिरिक्त प्रभार मिला है। बेला प्रसाद के साथ वो सह प्रभारी होने वाले हैं। आदिवासी चेहरा है भूपेंद्र मारावी।
खबर अब चाईबासा से है, जहां सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। जेएमएम और बीजेपी इस मामले को लेकर के फिर से आमने सामने है। कुल्हान, पोड़ाहाट और सारंडा बचाओ समिति ने सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विरोध में 16 नवंबर को आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान किया है और अब इस आंदोलन को जेएमएम ने भी नैतिक समर्थन दे दिया है। सिंहभूम की जेएमएम सांसद जोबा मांझी ने इस मामले में चाईबासा के जेएमएम विधायक और जिला कमेटी के साथ बैठक कर घोषणा की। वहीं बीजेपी ने इस पर जेएमएम पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और जेएमएम ने ही वाइल्ड लाइफ को मंजूरी दी है और अब उसी के खिलाफ जनता को भ्रमित किया जा रहा है। इस तरह का लोग षड्यंत्र कर रहा है और आप लोग को आज ही नहीं, हम जिस दिन हम कुछ नहीं जानते, आज भी नहीं जानते, उस दिन हमने यह ठाना था कि ये आपके लिए, सारंडा, कुल्हान के लिए, पोड़ाहाट के लिए हम जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक इस मुंह से आवाज निकलेगा, हम आपके लिए लड़ते रहेंगे। सबसे पहले तो सांसद महोदय को ये स्पष्ट करना चाहिए, जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट पिछले दिनों सारंडा को सेंचुरी घोषित करने के लिए की गई प्रस्ताव का वो खिलाफ में है या उसके पक्ष में है, पहले ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। आज सारंडा क्षेत्र में लाखों ग्रामीण हैं, आदिवासी हैं, मूलवासी वहाँ बसे हुए हैं उन जंगलों में, उनका भविष्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना करे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के ये दोहरा चरित्र है, इसको स्पष्ट करना चाहिए। चलिए बात अब घाटशिला उपचुनाव की कर लेते हैं। देखिए, मतदान संपन्न हो चुका है और इस बार उपचुनाव में भी बम्पर वोटिंग हुई है। करीब 75% तक वोटिंग हुई है। अब इसे लेकर के लगातार चुनावी दावे वादे अब किए जा रहे हैं कि हमारी जीत तो हमारी जीत होगी। लेकिन घाटशिला उपचुनाव की मतगणना देखिए 14 नवंबर को होनी है, लेकिन उससे पहले ही 100% जीत के दावे दोनों ओर से किए जा रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा है कि हेमंत सरकार 2 को लेकर के जिस तरीके से राज्य की जनता का रुझान है, वही घाटशिला उपचुनाव में भी नजर आएगा। तो वहीं बीजेपी का कहना है, जो बीजेपी के विधायक हैं सीपी सिंह, उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में ये कहा कि 14 नवंबर को जेएमएम और कांग्रेस को घाटशिला के चुनाव परिणाम का सच का पता चल जाएगा। जिस तरह से मतदाताओं का रुझान देखा गया और जो राज्य सरकार की गरीबों के लिए योजनाएं हैं, उसके प्रति जो लोगों का आकर्षण है, और वो क्षेत्र हमेशा से महागठबंधन के पास रहा है, वहाँ कोर वोटर हैं, तो उससे हम कह सकते हैं कि जो पिछले विधानसभा चुनाव में 22,000 का जो मार्जिन था, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा मतों से सोमेश सोरेन जो जेएमएम प्रत्याशी हैं कांग्रेस समर्थित, उनका विजय सुनिश्चित है। अब तो दावे करने का समय समाप्त हो गया है, अब तो रिजल्ट का समय आया है। कहा गया है कि नौवा कितना बाल, तो बोला कि बाबू अब सामने आ जाएगा। तो 14 तारीख को स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर झारखंड में घाटशिला में बदलाव की लहर है, बिहार में एनडीए को पुनः लाने की लहर है। तो दोनों जगह अलग अलग अर्थ है इसके। देखिए, चुनाव तो खत्म हो चुका है, अब सभी को इंतजार है 14 नवंबर का, क्योंकि 14 नवंबर को काउंटिंग होनी है और ये काउंटिंग बिहार के भी नतीजे तय करेंगे और झारखंड के भी उपचुनाव की। अब घाटशिला उपचुनाव का मतदान देखिए शांतिपूर्ण संपन्न तो हो गया है। 300 बूथ पर घाटशिला की जनता ने 13 प्रत्याशियों की किस्मत पर वोट भी किया है। सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। मतदान के बाद ईवीएम को मतदान कर्मी ने जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज स्थित स्ट्रांग रूम में ला करके रखा है और भारी सुरक्षा के साथ सीसीटीवी कैमरे से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। 14 तारीख को सुबह 8 बजे से गिनती की शुरुआत की जाएगी और 15 टेबल पर घाटशिला उपचुनाव की गिनती प्रक्रिया की जाएगी। 20 राउंड में घाटशिला उपचुनाव का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। हमारे जो पोस्टल बैलेट्स हैं वो काउंटिंग टाइम स्टार्ट होने के पहले ETPJ जिसको बोलते हैं, जो सर्विस वोटर जिसका उपयोग करते हैं, वो 8 बजे के पहले जितने हमें प्राप्त होंगे उनको हम लोग काउंटिंग में इंक्लूड करेंगे। 8 बजे के बाद जो प्राप्त होगा उसको काउंटिंग में नहीं इंक्लूड करेंगे। काउंटिंग के लिए 15 टेबल्स सेटअप किए गए हैं जो ईवीएम की काउंटिंग है और हम लोग उम्मीद करें कि 20 राउंड में काउंटिंग की कार्रवाई संपन्न कराएगी।
और घाटशिला उपचुनाव में बम्पर वोटिंग के साथ ही उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। जेएमएम या बीजेपी, किस उम्मीदवार को जनता के साथ की जीत का आशीर्वाद मिलेगा और किसे मिलेगी मायूसी, इसका फैसला होगा 14 नवंबर को, जब ईवीएम में कैद वोटों की गिनती होगी। लेकिन तब तक उम्मीदवारों की धड़कनें तेज है और इंतजार है शुक्रवार का। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में वोटिंग के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए गए। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक घाटशिला में जनता ने करीब 75% वोटिंग की। चुनाव मैदान में जेएमएम के सोमेश सोरेन का मुकाबला बीजेपी के बाबूलाल सोरेन से माना जा रहा है। हालांकि जेएलकेएम के उम्मीदवार इसे तीसरा कोड़ देने में जुटे रहे। सुबह 7 बजे से जब वोटिंग की शुरुआत हुई तो नजारा कुछ अलग दिखा। बूथ पर पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की लंबी कतार दिखी। चेहरे पर उत्साह था, विधायक चुनने की ललक थी और साथ ही ऐसे उम्मीदवारों को भी तरजीह देना था जो अगले 4 साल तक उनके सुख दुख में भागी बने। जेएमएम उम्मीदवार खुद बूथ पर घूम घूम कर मतदान का जायजा लेते दिखे और लोगों से घरों से बाहर निकलकर मतदान की अपील की। वहीं बीजेपी उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के लिए 11 नवंबर का दिन खास था। पिता चंपाई सोरेन के जन्मदिन पर बाबूलाल सोरेन ने रंकिनी मंदिर में पूजा अर्चना की और जनता से मतदान का रिकॉर्ड तोड़ने की अपील की। उपचुनाव में वोटिंग को लेकर उत्साह इस कदर था कि पूरी तरह नक्सल प्रभावित रहे बाघुड़िया गांव में भी 70% से अधिक वोटिंग हुई, जबकि यहां लोग दिन में भी घर से निकलने से डरते थे। घाटशिला के सभी 300 बूथ पर डाले गए वोटों की गहन निगरानी हो रही थी। कंट्रोल रूम से, अनुमंडल ऑफिस में बने कंट्रोल रूम से डीसी हर बूथ की मॉनिटरिंग में जुटे रहे। बेहतर प्रबंधन का ही नतीजा रहा कि कहीं से कोई अप्रिय सूचना नहीं मिली। घाटशिला का घमासान अब थम चुका है। बीजेपी और जेएमएम के साथ साथ जेएलकेएम उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वोटिंग के लिए रिकॉर्ड बने हैं और अब इंतजार है 14 नवंबर का, जब पता चलेगा कि कोल्हान टाइगर चंपाई सोरेन की मेहनत से बीजेपी कमबैक करती है या फिर सोमेश सोरेन के साथ जेएमएम दिवंगत रामदास सोरेन की विरासत को आगे बढ़ाती है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से संजय कुमार सिन्हा के साथ आशीष तिवारी की रिपोर्ट। देखिए रांची से इस बीच आपको बड़ी खबर बताया, जहां शुल्क विनियम विधेयक को स्वीकृति राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने दे दी है। इनसे मंजूरी मिल चुकी है। निजी शैक्षणिक संस्थान नहीं कर सकेगा मनमानी, मुनाफाखोरी और कैपिटेशन फीस पर रोक रहेगी। इसके बाद ही आपको बता दें कि राज्य सरकार बनाएगी विस्तृत नियमावली और नियम तोड़ने पर संस्थान की मान्यता रद्द भी हो सकती है। उल्लंघन करने पर 20 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो चलिए बात अब दिल्ली में ब्लास्ट हुए 10/11 की कर लेते हैं, जहां दिल्ली के लाल किले के सामने ये ब्लास्ट हुआ। 10 नवंबर को ये ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट इतना भयावह था कि इसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अब दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद झारखंड में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। झारखंड की राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। खास तौर से यात्रियों के सामानों के साथ एयरपोर्ट में आने वाली हर गाड़ी की बारीकी से जांच की जा रही है। सीआईएसएफ के जवान और पदाधिकारी विशेष रूप से अलर्ट मोड पर हैं। वहीं इसके साथ ही पुलिस मुख्यालय ने भी सभी जिलों को अलर्ट रहने का निर्देश जारी किया है। ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तस्वीर उस वक्त की है जब दिल्ली में ये ब्लास्ट हुआ था और ये बता दें आपको कि आतंकी हमला है जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां झारखंड में भी इसे लेकर के अब अलर्ट जारी किया गया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। यात्रियों के सामान की भी जांच की जा रही है। मुझे
देखिए, दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर के बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। बाबूलाल मरांडी ने यह कहा है कि दिल्ली में जो घटना हुई ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि आतंकियों ने नया तरीका अपनाया है। दिल्ली की एटीएस टीम ने रांची के डॉक्टर इश्तियाक अहमद को पकड़कर साथ ले गई थी और उनका तार अलकायदा से जुड़ा था। आतंकियों का तार देश के कई कोने में फैला हुआ है। झारखंड में जितनी बड़ी गिरफ्तारी हुई, बावजूद उसके सरकार का कोई जवाब नहीं आया, जो बताता है कि सरकार इसे लेकर के गंभीर नहीं है। और देखिए, ये तस्वीर आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब दिल्ली के लाल किला के सामने ये ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट ने दहलाकर पूरी दिल्ली को रख दिया है। हर जगह अलर्ट जारी किया जा रहा है। लाल किले को भी 13 नवंबर तक के लिए बंद कर दिया गया है और इसके साथ ही हर एंगल से जांच की जा रही है। लेकिन दिल्ली के ब्लास्ट ने सियासी सरगर्मी भी तेज कर दी। दिल्ली में जो घटनाएं वो कोई सामान्य घटना नहीं है और अचानक घटना घटी ऐसा नहीं है, बल्कि आतंकवादियों की जो एक नए रास्ता, नए तरीका लोगों ने अपनाया है। एटीएस टीम ने झारखंड में आकर के डॉक्टर इश्तियाक अहमद करके डॉक्टर्स की गिरफ्तारी करके ले गया है, क्योंकि उनका तार अलकायदा से जुड़ा हुआ। आपने देखा होगा कि झारखंड सरकार ने कभी भी इस पर एक बयान तक भी नहीं दिया, तो इससे आप सोच सकते हो कि क्या हालत है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने दिल्ली ब्लास्ट को दुखद बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा और इस ब्लास्ट को चुनाव से जोड़ते हुए ये कहा है कि चुनाव से पहले ही ब्लास्ट क्यों होते हैं, ये समझने वाली बात है। तो देखिए, आपको ये उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और ये ब्लास्ट सोची समझी साजिश थी। इसके पहले आरडीएक्स भी पकड़ाया और उसके बाद से ये साफ होने लगा कि ये आतंकी हमला है। इसको अब हर एंगल से इसकी जांच की जा रही है। गृह मंत्रालय की तरफ से हाई लेवल मीटिंग की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अब इसको लेकर के बैठकें की जा रही है। एनआईए को पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि आगे की जांच की जाए। इसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाया है, कई लोग इसमें घायल हुए हैं और अब लगातार बैठकों का दौर जारी है, मीटिंग जारी है कि किस तरीके से जो इसके पीछे काम कर रहे आतंकी हैं उनके संगठन को भी ध्वस्त किया जाए। और अब इससे लेकर के देखिए, सियासत भी तेज हो गई है। जेएमएम की तरफ से निशाना साधा गया। जेएमएम की तरफ से कहा है कि चुनाव से पहले ही आखिर ऐसा क्यों होता है। महुआ मांझी ने ये बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कह रही है महुआ मांझी, चलिए आपको एक बार वो सुनाते हैं। कुछ तो है, बिना साजिश के तो इतनी बड़ी घटना हो नहीं सकती। अब साजिश किसने की है ये जांच का विषय है। हाँ, किसी शायर ने कहा था कि आज सरहद पर तनाव है क्या, आसपास कहीं चुनाव है क्या। तो वही बात है कि जब भी चुनाव आता है, पुलवामा की घटना होती है, कभी इस तरह की घटना होती है, आखिर केंद्र सरकार क्यों नहीं सचेत होती है, क्यों इस तरह की घटना को होने देती है। देखिए, बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने दिल्ली ब्लास्ट को लेकर के विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि अधिकतर आतंकियों को आरजेडी और कांग्रेस का संरक्षण प्राप्त होता है और ऐसे समर्थकों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। यह दुखद है, अब तो कहीं कहीं दुखद है, लेकिन मैं कहा ना, ये देशद्रोही लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और कांग्रेस से लेकर राजद हो या इंडी गठबंधन वाले सारे वैसे लोगों को समर्थन देने का काम कर रहे हैं। तो दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद पूरे देश को हाईलाइट मोड पर रखा गया है, हाई अलर्ट जारी किया गया है और सभी जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है, कड़ी कर दी गई है। लेकिन देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था के भगवान भरोसे ही है।
आपको बता दें कि स्थानीय पुरोहित और श्रद्धालु की माने तो देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कमजोर है। मंदिर के मुख्य चारों द्वार पर किसी भी पुलिस की तैनाती नहीं देखी जा रही है और कुछ पुलिस की तैनाती वीआईपी गेट पर है, वो भी सीढ़ियों पर बैठ करके समय व्यतीत करते हुए नजर आते हैं। बाकी 4 मुख्य दरवाजे पर किसी तरीके की कोई भी चौकसी नहीं बरती जा रही है। सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, हमारे एसपी साहब, डीसी साहब अच्छे आदमी हैं। इन लोगों को कान में जाना चाहिए। सुरक्षा के नाम पर चारों दरवाजों को फोर्स दिया जाए ताकि कोई भी यात्री आता है जाता है तो उसकी चेत हो और कोई संवेदनशीलता नहीं प्रशासन की। केवल सावन के मेले में कोई पता नहीं मेटल डिटेक्टर काम करता है या नहीं करता पता नहीं, और बिल्कुल कुंभकर्ण की निद्रा में सोई हुए देवघर प्रशासन और बिल्कुल निर्भीक। हम लोग मानते हैं कि बाबा के भरोसे देवघर है, बट इतनी भी बाबा के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो यहाँ सब बाबा के भरोसे है। हम लोग जानते हैं जब तक बाबा बैद्यनाथ है यहाँ कुछ नहीं हो सकता। सुरक्षा तो सारे सनातनियों को मिलके कर सकता हर। और वक्त हो चला एक बेहद ही छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं।